करंट एंड करंट डेंसिटी के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है चैप्टर में हेडिंग डालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन। मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन। देखो वैसे तो ये पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल पे ही बेस्ड है। सर्किट्स हो गए, ठीक है ना, करंट फ्लोइंग इन रेजिस्टेंसेस, मैक्सिमम पार्ट उसी का है। कुछ पार्ट जो हम लोग आज देखेंगे वो थोड़ा सा थियोरेटिकल है और हाईली कॉन्सेप्चुअल है, तो वो थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। बाकी फिर बहुत इजी है, इजी ये भी है बट थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होने की ज़रूरत है। अच्छा, मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन में हम लोग क्या देखने वाले हैं। बेसिकली जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है। और अगर हमने उस कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है तो बैटरी कंटिन्यूसली चार्ज फ्लो को मेंटेन करेगी, जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मेंटेन रहेगा, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है वो अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर होता जाएगा, बैटरी उसको मेंटेन कर रही है। तो अब हम लोग मेनली जो आज देखने वाले हैं मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन में वो है वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फ्लो उस पूरे के पूरे वॉल्यूम में किस तरह से हो रहा है, ठीक है ना, कैसे इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की क्या वेलोसिटी है, इस सारे आंसर हमको इसमें मिलेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में हर्डल्स अगर कोई है तो वो क्या हर्डल्स हैं, उन पे क्या डिपेंडेंस बनेगा। बेसिकली एक तरह से माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है इनसाइड कंडक्टर की, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग इसमें पढ़ते हैं मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन में। इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और ये कंडक्टर हमारे पास है लेट्स से एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर एंड दैट टेम्परेचर इज सपोज 25 डिग्री सेल्सियस। और सपोज हमने कॉपर का कंडक्टर लिया हुआ है ये, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया है, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सिंपल एक कंडक्टर है। तो मेरा क्वेश्चन सबसे पहले तुमसे ये है कि इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो क्या होगा ना, कई बार हम लोग कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये कंडक्टर जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि जो पूरा का पूरा मटेरियल हमने लिया है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लिया है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग शो करते हैं उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये एटम के बाकी सारे इलेक्ट्रॉन से थोड़ा अलग होते हैं, ऐसे बोल सकते हो कि पूरे के पूरे एटम में से हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहा होगा, ठीक है ना। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाउंड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बाउंड इलेक्ट्रॉन मतलब वो एटम से बाउंड रहेंगे, वो एक एटम से दूसरे एटम पे शिफ्ट नहीं होंगे, तो वो शिफ्ट होने का काम इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है, यही केवल पूरे के पूरे वॉल्यूम में मूव कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एट रूम टेम्परेचर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया हुआ है तो इन इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो कैसा रहा होगा, मूव कर रहे होंगे या रेस्ट पे होंगे, क्यों भाई, कुछ जवाब दोगे। इन इलेक्ट्रॉन का मोशन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, ठीक है ना। और किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोशन हम चाहें अगर देखें तो वो इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम निकल के आएगा, सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, कौन सी स्पीड से मूव कर रहे होंगे, तो वो जो स्पीड से मूव कर रहे होंगे उस स्पीड को हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी और थर्मल स्पीड, ठीक है। और इस थर्मल स्पीड का जो ऑर्डर है, इस थर्मल स्पीड का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड को मतलब समझो कितना है वो बताने के लिए लिख रहा हूँ 1000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बहुत हाई है। फिर बात आती है कि अगर हम कोई भी एक वॉल्यूम लेते हैं,
सर्टेन वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो रफली ऑर्डर होता है दैट इज 10 टू द पावर 26 पर मीटर क्यूब। जैसे कॉपर के लिए एग्जांपल लें तो इट इज अराउंड 10 टू द पावर 26 पर मीटर क्यूब। मतलब आप समझना इस कंडक्टर के अंदर 10 टू द पावर 26 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर मीटर क्यूब, और वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में है, और उन रैंडम मोशन में उन इलेक्ट्रॉन्स की जो थर्मल स्पीड का ऑर्डर है वो है 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये जो 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लिया है, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के अलावा पूरे के पूरे एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मतलब इसके अलावा भी बहुत कुछ है उसके अंदर, लैटिस के अंदर। तो क्या होगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो हम लोग डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन या कुछ इस तरह से डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशन। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज फ्लो हो रहा है तो देयर शुड बी ए करंट। तो अगर हम पता करें कि भाई इसमें करंट कितना है, तो उस करंट को पता करने के लिए अगर हम यहाँ पे एक स्मॉल एरिया लें, ठीक है ना, स्मॉल एरिया डीए, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं ये पता करने के लिए तो सपोज ये हमने ये स्मॉल एरिया डीए लिया और देखा कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं, तो नंबर इतना हाई है, मोशन इतना रैंडम है कि हम लोग देखते हैं कि भाई यूनिट टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन्स इसको लेफ्ट से राइट क्रॉस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उतने ही टाइम सेम एरिया को राइट टू लेफ्ट भी क्रॉस कर रहे हैं। यानी कि नेट चार्ज क्रॉसिंग एनी स्मॉल एरिया विल बी इक्वल टू 0। बोलो, ये बात समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि वो 0 कैसे हो गया, बिकॉज नंबर बहुत हाई है और सब रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो रैंडमली मूव करने का मतलब है कि हर डायरेक्शन में वेलोसिटी अवेलेबल है। अब प्रोबेबिलिटी जैसे पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे बोल सकते हैं कि अगर 3D स्पेस ले रहे हैं तो 1/6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो पॉजिटिव एक्स में जा रहे होंगे, 1/6 नेगेटिव एक्स में जा रहे होंगे, 1/6 वाई में जा रहे होंगे, 1/6 नेगेटिव वाई में जा रहे होंगे, जेड में जा रहे होंगे, नेगेटिव जेड में जा रहे होंगे। यानी कि सारे डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज होंगी वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि ये मोशन किसी भी डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट नहीं है, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उस केस में किसी भी एरिया में अगर हम काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग राइट टू लेफ्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, वो हमेशा सेम आएगा। तो किसी भी एरिया से करंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले यही पूछ सकता है थ्योरी का कि भाई देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव चार्ज, सो व्हाई करंट इज 0। तो इसको एक्सप्लेन कर लोगे, ये पॉइंट क्लियर है, बताओ बोलो। ठीक है। और एक खास बात, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर पाथ स्टडी करें, किसी भी इलेक्ट्रॉन का पाथ स्टडी करें, तो हमको ऐसे मिलेगा कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर है, फिर वो इधर गया, उसका कोलिजन होगा। अब कोलिजन होगा, अब तुम ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन एटम से हो सकता है, दूसरे और इलेक्ट्रॉन से हो सकता है। अब अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से कोलाइड कर रहा है, अब थोड़ी देर के लिए जरा हाइपोथेटिकली विजुलाइज करो कि सपोज करो तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल है जिसका स्पीड है 1000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, और तुमको एक ऐसी जगह चलाने के लिए दे दिया गया जहां चारों तरफ कुछ ना कुछ है ही है, रोड नहीं है, हर तरफ कुछ ना कुछ है। एटम सपोज करो कि जैसे तुम्हारे लिए जो बड़ी सी चट्टान है वो एटम, इलेक्ट्रॉन के लिए एटम है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई स्पीड से जाके जब उस एटम से कोलाइड होगा, तो इसमें हम लोग ये बोलते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन एवरी टाइम स्टार्ट्स अफ्रेश। अफ्रेश का मतलब यही हुआ कि वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसको पता ही नहीं था कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा था। वो कोलिजन इतना हैवी पार्टिकल से हो रहा है। वही मैंने जो एग्जांपल लिया कि मान लो तुम 1000 किलोमीटर पर सेकंड से ले जा रहे हो मोटरसाइकिल और जाके किसी चट्टान से टकरा गए, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब याददाश्त चली गई। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसे ही हो रहा है।
तो एवरी टाइम इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स अफ्रेश, मतलब वो कौन से डायरेक्शन में पहले जा रहा था उससे कोई मतलब नहीं है, फिर से कोलिजन हो गया, कोलिजन हो गया तो फिर वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर किसी और पाथ पे गया, फिर उसका कोलिजन हुआ, फिर वो कहीं और गया। तो इस तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन को स्टडी करें कि भाई कुछ देर पहले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, कुछ देर बाद कहाँ पहुंचा, तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मोशन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, ठीक है ना, कोई भी डिस्प्लेसमेंट उसके मोशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये बात क्लियर है। और अगर इलेक्ट्रॉन के मोशन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई भी करंट उस लैटिस के अंदर किसी भी पॉइंट पे नहीं होगा। फिर से ये पॉइंट सुन लो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो रैंडम मोशन है, हर बार वो कोलिजन कर रहा है, कोलिजन के बाद वो वापस वहीं आ रहा है, तो इस तरह से मल्टीपल कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन आ रही है वो वही पोजीशन आ रही है जो उसकी पहले पोजीशन थी। यानी इलेक्ट्रॉन की मोशन में कोई भी शिफ्टिंग नहीं हुई है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि अगर एक पार्टिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो मल्टीपल पार्टिकल्स में भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से किसी भी वॉल्यूम में करंट की वैल्यू 0 आएगी। बोलो क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो नंबर बहुत हाई है और इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बहुत हाई है, ठीक है ना। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, इस लैटिस के अंदर और भी एटम्स हैं, दूसरे और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो सबका जो रिजल्ट है वो ये है कि अल्टीमेटली देयर इज नो मूवमेंट। बोलो क्लियर है। अब क्या होता है कि अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तो सपोज करो कि अगर हमने लेफ्ट साइड में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या फोर्स लगेगा, तो भाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा, ये उसका पाथ मैंने पहले वाला दिखाया हुआ है, ये पहले वाला पाथ है जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर स्टडी करें, तो अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन पे स्टडी करोगे तो तुम बोलोगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ फोर्स लगेगा और फोर्स लगने की वजह से उसके पाथ में ड्रिफ्ट आएगा, ठीक है ना, इसके पाथ में ड्रिफ्ट आएगा। ड्रिफ्ट आएगा तो क्या होगा कि सपोज जो इसका पाथ स्ट्रेट होना था, ध्यान से देखो मैंने थोड़ा सा इसको राइट में शिफ्ट कर दिया है क्योंकि E इंटू ई का फोर्स लगेगा, इसी तरह से इधर वाला पाथ भी थोड़ा शिफ्ट हो सकता है, इसी तरह से इधर वाला पाथ भी उसका थोड़ा शिफ्ट हो सकता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर हम इसको थोड़ी सी देर के बाद ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी पुरानी वाली पोजीशन से अपनी नई वाली पोजीशन में ये डिस्टेंस ड्रिफ्ट हो गया है, ठीक है, अपनी पुरानी वाली पोजीशन से नई वाली पोजीशन पे स्लाइटली ड्रिफ्ट हो गया है, देखो। तो अब ऐसे सोचो कि जब सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे तो क्या हम बोल सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स राइट में ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो देयर इज अ करंट इन लेफ्ट डायरेक्शन। बोलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद करंट क्यों आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के पहले करंट क्यों 0 है, ये बात समझने वाली है। और पाथ खास तौर पे यहाँ पे समझने वाला है
कई बार हमको ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स सेम वेलोसिटी पे इधर की तरफ जाने लगेंगे और उनका एक्सीलरेशन होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सीलरेट नहीं हो पाते हैं। एक्सीलरेट क्यों नहीं हो पाते हैं? तुम ऐसे इमेजिन करो कि वही मोटरसाइकिल है तुम्हारे पास, अभी उसने थोड़ी सी दूर कवर किया, थोड़ी सी दूर कवर करने के बाद फिर से उसका कोलिजन हुआ। अच्छा, कोलिजन के बाद पता ही नहीं चला कि उसकी क्या वेलोसिटी थी, कितनी गेन हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो गेन आ रहा है और जो उसके पास पहले से थर्मल वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं ये उतना ऑर्डर का थोड़े ना लगाते हैं नॉर्मली, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर होगा बहुत कम। तो थर्मल वेलोसिटी तो उसके पास रहेगी ही रहेगी। हाँ, ये है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर ई इंटू ई का एक फोर्स इधर साइड में और लगने लगेगा और उस फोर्स की वजह से थोड़ा सा ड्रिफ्ट आएगा। तो वो जो थोड़ा थोड़ा सा ड्रिफ्ट करके है, इस ड्रिफ्ट की वजह से करंट आता है। और लैटिस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो भी ऐसे ही होता है, मतलब रैंडमली मूव भी करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो जो आगे बढ़ने वाला मोशन है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन। ठीक है। और यह यहाँ से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के आती है, इस ड्रिफ्ट मोशन की वजह से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के आती है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर होता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर, मीटर में लिख दो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड का, मतलब 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर था 1000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेट हो रहे हैं कंटिन्यूअसली? तो आंसर होगा नो, दे आर नॉट एक्सीलरेटिंग कंटिन्यूअसली। क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज ऑफ कोलिजन्स विद अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स। ठीक है ना, इनको हम लोग थर्मल कोलिजन्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ थर्मल कोलिजन्स विद अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स। बोलो यहां तक कोई डाउट पहले? हम्म। तो इसमें देखते हैं जरा, थोड़ी सी काइनेमेटिक्स लगाते हैं कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस ई इंटू ई। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो ये आएगा माइनस ई ई अपॉन एम। और एज्यूम कर लेते हैं लेट टी इज द टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। तो हम ये तो बोल ही सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो टी टाइम के लिए एक्सीलरेट हुआ। तुम एक ऐसा वीटी ग्राफ बनाओ जो जीरो से स्टार्ट हो, ठीक है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, तो तुम उसको स्ट्रेट लाइन बनाओगे, फिर वेलोसिटी जीरो हो गई तो फिर नीचे आ जाएगा ग्राफ, फिर आगे बढ़ेगा, फिर लीनियरली बढ़ेगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा लीनियरली। तो कहने का मतलब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं होगी बिकॉज ऑफ थर्मल कोलिजन्स। इंक्रीज होगी फिर जीरो हो जाएगी, फिर इंक्रीज होगी फिर जीरो हो जाएगी, फिर इंक्रीज होगी फिर जीरो हो जाएगी। तो एक कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी मेंटेन होगी एंड दैट कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना? तो अगर टी टाइम के लिए एक्सीलरेट हो रहा है तो हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे v इज इक्वल टू, अब देखो u की जगह उसकी थर्मल वेलोसिटी आ जाएगी, प्लस आगे लिखेंगे माइनस ई ई अपॉन एम इंटू टी। अब देखो हर इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम ऑफ कोलिजन अलग अलग आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का एवरेज ले लेंगे, तो इसको बोलते हैं टेकिंग एवरेज ऑफ above इक्वेशन। एवरेज लेते हैं, तो एवरेज लेंगे तो क्या मिलेगा? देखो एवरेज लेंगे तो v का एवरेज, देन v थर्मल का एवरेज, प्लस अब देखो माइनस ई ई अपॉन एम, ये सब तो कांस्टेंट ही है, तो ये जो एवरेज है वो t के ऊपर आ जाएगा। थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज है वो जीरो होगा। थर्मल वेलोसिटी का एवरेज क्यों जीरो होगा? क्यों भाई? थर्मल वेलोसिटी का एवरेज जीरो क्यों होगा? क्योंकि थर्मल मोशन की वजह से कोई भी ड्रिफ्ट नहीं आ रही है, और ये जो वेलोसिटी है इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई ई अपॉन एम, और टी की जगह हम लोग लिख देते हैं टाउ।
ठीक है, व्हाट इज दिस टाउ? दिस टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, या इसको बोलते हैं मीन फ्री टाइम, या फिर इसको बोलते हैं एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। देखो यहां तक बताओ, तो यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन प्रूव हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, वही चीज है बस, मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस यही है कि ये कैसे आ रहा है बस। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के पहले पाथ कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद पाथ कैसा है, और इतने टाइम में जो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम। दोनों ही केस में मोशन रैंडम है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं हो, सीधा सीधा मोशन नहीं है। ठीक है, बताओ यहां तक। ठीक है, नीचे फिर इसी में लिखते हैं, नोट करके, फर्स्ट पॉइंट में यही लिखेंगे, in spite of external electric field, in spite of external electric field, the electrons are not able to accelerate continuously. Electrons are not able to accelerate continuously due to thermal collisions with other electrons and atoms. ठीक है, however they are able to gain a constant average velocity, they are able to gain a constant average velocity known as drift velocity, known as drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग v और नीचे सबस्क्रिप्ट में स्मॉल d से डिनोट करेंगे। ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये लिखा हुआ है, इट इज अराउंड 10 टू द पावर -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बोलो। और सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे द मीन फ्री टाइम और
रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड थर्मल स्पीड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे बोल सकते हैं क्या कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, क्या कहोगे? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताओ। टेम्परेचर अगर इंक्रीज रिड्यूस हो करेंगे जाएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है सभी को ये बात? यस। Yes, sir. सर। भाई देखो, जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो डिस्टेंस तो चलो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होगी, बट ये कि उसका ऑर्डर सबके लिए सेम ही होगा। कॉपर हो गया, कोई और मेटल हो गया, सब मेटल्स के लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होगा। हाँ, बाकी बची ये थर्मल स्पीड, और थर्मल स्पीड ऑफ कोर्स टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं देन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, और इसी में लिख सकते हैं हेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट में लिख देंगे these thermal collisions give rise to resistance in a conductor। ठीक है ना? रेजिस्टेंस के बारे में सुना तो है ही है, बट अभी तुम्हें उसका बेसिक मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पता हो गया कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। रेजिस्टेंस का मतलब यही है कि अगर मान लो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ कम होगा, टाउ कम होगा तो ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की डिक्रीज होगी। एवरेज वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो करंट कम होगा, और करंट कम होगा तो अब हम उसको दूसरे टर्म से बोलेंगे कि भाई टाउ कम हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है। तो ये जो थर्मल कोलिजन्स हैं यही बेसिकली रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे आगे चल के। ठीक है, बताओ ये। नेक्स्ट इसमें हम लोग लिखेंगे फोर्थ पॉइंट में रिलेशन बिटवीन करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। रिलेशन बिटवीन करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। देखो कैसे निकाल रहे हैं रिलेशन। तो उसके लिए हम लोग एक कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है, और सपोज करते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर कुछ करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं तो करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है ना? तो मान लेते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो राइट साइड में ड्रिफ्ट हो रहे हैं। अब देखो, इनका हम रैंडम मोशन नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि करंट जो आएगा, करंट आएगा इनके ड्रिफ्ट मोशन की वजह से। तो ऐसे समझ लेते हैं कि सारे सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास सेम ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी। ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर राइट में है और क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब जो करंट होगा वो लेफ्ट में आएगा। करंट जो निकल के आएगा वो लेफ्ट में निकल के आएगा। देखो, तो क्या करो, इस कंडक्टर के अंदर हम एक सेक्शन ले रहे हैं x और
एक सेक्शन ले रहे हैं वाई, एक्स सेक्शन एंड वाई सेक्शन। ये मैंने दो सेक्शन लिए और इन दोनों सेक्शंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो वीडी है। ठीक है, अब ऐसे बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड वीडी है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि हर एक इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में वीडी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। बोलो, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में वीडी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो वाई सेक्शन है, हमें ये निकालना है कि इस वाई सेक्शन को एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेंगे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वीडी वॉल्यूम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये अगले एक सेकंड में इस सेक्शन को क्रॉस कर जाएंगे। क्रॉस कर जाएंगे तो उसकी वजह से करंट आई निकल आएगी। ठीक है ना? बोलो, तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सपोज n गिवन है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a गिवन है, तो अगर हम निकालें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग सेक्शन y इन 1 सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर जाएंगे? तो बोल सकते हैं जितने इलेक्ट्रॉन इस वॉल्यूम में आ रहे होंगे वीडी डिस्टेंस पीछे तक के सारे इलेक्ट्रॉन्स वाई क्रॉस कर जाएंगे अगले एक सेकंड में। तो वीडी डिस्टेंस है, ए एरिया है, तो ए इंटू वीडी वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम में अगर हम एन मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि एन है डेंसिटी, एन का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, तो चार्ज क्रॉसिंग इन 1 सेकेंड, तो चार्ज क्रॉसिंग कितना हो जाएगा? तो चार्ज क्रॉसिंग हो जाएगा ए वी डी एन और इंटू ई, तो क्या यही जो है ये करंट आई बन जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है, आई इज इक्वल टू ए वी डी एन ई। कैसे प्रूफ हुआ ये देख लो, क्लियर है? क्योंकि ये प्रूफ भी बोर्ड्स में आता है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, बट ये कि प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बताओ कहीं डाउट है तो। क्लियर है? ठीक है यहाँ तक? तो एक तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे रिलैक्सेशन टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, और एक हमको ये मिल गया कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। ठीक है ना? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी तो करंट भी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट हेडिंग फिर पड़ेगा ओम्स लॉ। ठीक है, और हम ओम्स लॉ को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं अब इस मॉडल को कंसीडर करते हुए। तो हम स्टार्ट यहीं से करेंगे, आई इज इक्वल टू ए वी डी एन ई। तो यहाँ से हम लोग ए को अगर इधर ले आए तो आई बाई ए इज इक्वल टू वी डी एन ई,
और वीडी का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड रखें तो मैग्नीट्यूड होगा इसका ई टाउ अपॉन एम और इनटू एनी। अच्छा, आई अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन ए को हम लिख सकते हैं जे, तो जे इक्वल टू आएगा, ध्यान से देखो, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम और इनटू ई। देखो आ रहा है यहाँ तक, और ध्यान से चेक करो तो क्या करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम आएगा। भाई देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो करंट का फ्लो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट आ रहा है बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा जितना बच रहा है, ध्यान से देखो तो ये डिपेंड करेगा मटेरियल पे और डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। दो ही चीजों पे डिपेंडेंस आएगा इसका, एन क्योंकि मटेरियल पे डिपेंड करेगा और टाउ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और मटेरियल दोनों पे डिपेंड करेगा। और बाकी एम और ई है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो इंडिपेंडेंट है, तो कांस्टेंट ही है। तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी एंड बेटर से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आया J इज इक्वल टू सिग्मा E, and J is equal to sigma E is known as basic form of Ohm's law. Current density in a conductor is directly proportional to electric field. This is known as basic form of Ohm's law. Basic form of Ohm's law. एक टर्म यहाँ पे डिफाइन और करते हैं कॉल्ड रेजिस्टिविटी, एंड रेजिस्टिविटी बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये एक फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी एंड इट बिकम्स m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो ओम्स लॉ कैन ऑल्सो बी रिटन एज E is equal to rho into J। J इक्वल टू सिग्मा E लिखो या फिर E इक्वल टू रो इंटू J। तो ये है बेसिक फॉर्म। इसके बाद अगर हम इसी बेसिक फॉर्म को हम अगर पॉपुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, सपोज ये हमारे पास L लेंथ का एक कंडक्टर है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A है, और इस L लेंथ के कंडक्टर पे हमने सपोज V वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। V को वोल्टेज भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बताओ कि अगर V वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप होगा। V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन L। और अगर इस कंडक्टर में I करंट फ्लो कर रहा है तो करंट डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी I बाई A। देखो ध्यान से, तो ये दोनों वैल्यूज उठा के ऊपर वाले फॉर्मूले में रखते हैं, तो यूजिंग E इज इक्वल टू रो इंटू J। E की जगह V बाई L, रो को रो रखते हैं, और J की जगह I बाई A। तो यहाँ से तुमको मिलेगा V इज इक्वल टू रो L अपॉन A
और इंटू आई, और ये जो कांस्टेंट निकल के आया है इसकी को हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है ना? तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर निकल के आ गया दैट आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पे थोड़ा ये बात समझने वाली है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है क्यों भाई? रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, ध्यान से चेक करो। और रेजिस्टेंस, Resistivity depends on temperature. रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल। करेक्ट? एंड रेजिस्टेंस टेम्परेचर, मटेरियल, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ। हाँ, तो रेजिस्टेंस के बारे में ये बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल, टेम्परेचर एज वेल एज ऑन फिजिकल डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में यही फर्क है, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिफाइंड होगी। सपोज गिवन होगा कि रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज दिस मच, बट जब रेजिस्टेंस बोलेगा तो इसका मतलब है कि हमने वो कंडक्टर का जो शेप एंड साइज है उसको भी फिक्स कर दिया है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फिजिकल डायमेंशंस आल्सो। ठीक है? अब इसमें कई सारी बातें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं और कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, तो पॉइंट आउट करते जाते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट तो यही है, रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली इसमें चार्जिंग नहीं है। whereas resistance depends on material as well as physical dimensions of the conductor, whereas resistance depends on material as well as physical dimensions of the conductor. Then second point में एक और टर्म डिफाइन होता है कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम G से डिफाइन करते हैं, एंड कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं A अपॉन रो इंटू एल, या इसको लिख सकते हैं सिग्मा A अपॉन एल। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अब देखो बहुत सारे टर्म्स आ गए, इनके यूनिट्स एक बार देख लो। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट बनेगा ओम, और सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। देन यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का यूनिट हो जाएगा, इसको हम लोग ओम इनवर्स लिखते हैं, या फिर इसका यूनिट है मो। ठीक है? देन यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, एंड यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर इसको लिख सकते हैं मो मीटर इनवर्स। तो ये सब आपस में जुड़े हुए टर्म्स हैं, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी है, whereas रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस मटेरियल प्रॉपर्टी तो वही है, साथ ही साथ फिजिकल डायमेंशंस पे भी डिपेंड करेंगे। ठीक है? थर्ड पॉइंट में
टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हम इसमें एक बात ये बोल सकते हैं कि फॉर अ स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज, it is found to be dependent linearly on temperature rise as, तो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस बनेगा और ये बिल्कुल वैसे ही है, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट एंड ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला मिलता जुलता है ना किस फॉर्मूले से? लीनियर एक्सपेंशन वाला। ठीक है, इसके पीछे की थ्योरी भी वैसे ही है लीनियर एक्सपेंशन जैसी, बट हमें उसके प्रूफ वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी, तो हमें ध्यान रखना है बस केवल। तो दिस अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, जिसका यूनिट बन जाएगा पर डिग्री सेल्सियस। रो नॉट हो जाएगा रेजिस्टिविटी एट T इक्वल टू T1 एंड रो टी हो जाएगी रेजिस्टिविटी एट T इक्वल टू T2। ठीक है, देखो इसी फॉर्मूले में ये जो रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये इसी फॉर्मूले में हम अगर दोनों तरफ L/A से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा R2 और ये बन जाएगा R1। तो ध्यान रखना दोनों तरह से वैलिड है, रेजिस्टेंस की फॉर्म में भी वैलिड है और रेजिस्टिविटी की फॉर्म में भी वैलिड है। दोनों तरफ L/A मल्टीप्लाई करोगे तो रो L/A क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट में फॉर कंडक्टर्स, देखो कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला है? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है m/ne² टाउ। ठीक है, तो इसमें हम आगे लिखेंगे कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, ध्यान से समझना। अब देखो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो m और e में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो उन दोनों पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बचे दो वेरिएबल n और टाउ। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं अगर कंडक्टर्स के लिए तो टाउ की वैल्यू डिक्रीज होती है, और कंडक्टर्स के केस में n में कोई भी खास चेंज नहीं आता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं डायरेक्टली कि रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स की बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ने पे। लेकिन सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है? अब सेमी कंडक्टर वैसे तो पूरा का पूरा टॉपिक ही है लास्ट में, तो उसमें तो डिटेल में स्टडी होंगे, बट तुम्हें फिलहाल मालूम होना चाहिए थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, दे आर सेमी कंडक्टर्स। तो सेमी कंडक्टर्स के केस में क्या होगा? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तो यही रहेगा m/ne² टाउ। लेकिन इस केस में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं टाउ की वैल्यू यहाँ भी कम होती है क्योंकि थर्मल वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होते हैं, और इतना इंक्रीज होते हैं कि टाउ डिक्रीज होने के बावजूद भी n इंटू टाउ का जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता है। तो इसकी वजह से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ती है, बट सेमी कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी कम हो जाती है।
ठीक है ना, मतलब कंडक्टर्स में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो करंट की वैल्यू कम होगी, कंडक्शन कम होगा, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ रही है तो कंडक्शन ज्यादा होगा, बिकॉज रेजिस्टिविटी लो हो जाएगी। तो ऐसा क्यों है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें इतना लिखना पड़ेगा। क्लियर है ये पॉइंट, बताओ। ठीक है, देखो एक बात ध्यान रखना कि जो ये ओम्स लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कंडक्टर्स। हमारी पूरी की पूरी स्टडी कंडक्टर्स के ऊपर ही है, जबकि अदर देन कंडक्टर्स बहुत सारे मटेरियल्स हैं, जैसे सेमी कंडक्टर्स हो गए, और मटेरियल हो गए, कुछ आर्टिफिशियल मटेरियल हो गए, एलॉय टाइप हो गए। तो जरूरी नहीं है कि दुनिया के सारे मटेरियल ओम्स लॉ फॉलो करें। तो ओम्स लॉ या उनको बोलते हैं ओमिक मटेरियल। ओमिक मटेरियल्स हम उन्हीं को बोलेंगे जिनके लिए V और I प्रोपोर्शनल होंगे, V इक्वल टू आई आर। ये जो ऊपर लिखा ना, दिस V इक्वल टू आई आर, लिख लो इसको और अलग से, दिस V इक्वल टू आई आर। और ये बेसिकली होता है, दिस इज पॉपुलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो हम ओमिक कंडक्टर्स उन्हीं को बोलेंगे जो ये V इक्वल टू आई आर फॉलो करेंगे। और अगर कोई V इक्वल टू आई आर फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा कोई मटेरियल हो सकता है जो V इक्वल टू आई स्क्वायर आर फॉलो करेगा, कोई आई क्यूब आर फॉलो करेगा, ठीक है ना, हाइपोथेटिकली कुछ पॉसिबल होंगे कुछ पॉसिबल नहीं होंगे, तो वो सारे के सारे कहलाएंगे नॉन ओमिक मटेरियल्स। ओमिक मटेरियल्स एंड नॉन ओमिक मटेरियल्स। तो मतलब बहुत लॉजिकल है, कुछ याद नहीं रखना उसमें। जो ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हैं दे आर ओमिक मटेरियल, जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं दे आर नॉन ओमिक मटेरियल्स। ठीक है, देन इसी में एक साथ देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हालांकि मालूम होगा, देखा होगा। तो जैसे अगर हमने ये दो रेजिस्टेंस हैं R1 R2 एंड टू एंड ज्वाइन किए हैं, तो देखो एंड टू एंड ज्वाइन किए होंगे तो उनसे पास होने वाले करंट की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन हम तभी बोलेंगे जब करंट की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी। ठीक है, अच्छा करंट दोनों में सेम है, बट व्हाट अबाउट वोल्टेज? वोल्टेज के बारे में क्या कहोगे? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा या अलग अलग होगा? क्यों भाई? तो इसमें ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, तो जो पोटेंशियल होगा वो अलग अलग आएगा। तो V1 इज इक्वल टू आई आर वन और V2 इज इक्वल टू आई आर टू। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर सीरीज में है तो वोल्टेज का जो डिवीजन है वो उनके रेजिस्टेंस के रेशियो में होगा। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है। और तीसरी बात जो तुम्हें पता ही है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। एक्चुअली होता क्या है कि सीरीज में लेंथ इंक्रीज हो रही होती है, और तुम ध्यान से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। तो जब एल इंक्रीज होगा तो आर भी इंक्रीज होगा, बेसिकली प्रोपोर्शनल है, आर प्रोपोर्शनल टू एल। और अगर पैरेलल में आएंगे, सपोज ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो तुम ध्यान से देखोगे तो करंट की वैल्यू दोनों में डिवाइड हो जाएगी, करंट आई। और इस केस में दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, चेक करो तो।
तो इस केस में वोल्टेज सेम है, और ऐसे बोल सकते हैं कि जो करंट का डिवीजन है, करंट डिवीजन का रेशियो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होगा, और 1/R इक्विवेलेंट जो होगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 के इक्वल बनेगा। बताओ इसमें ये बातें मालूम होगी ना। फिफ्थ पॉइंट में कुछ नया नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए। ये जरूर ध्यान रखना कि करंट जब डिवाइड होगी तो कैसे डिवाइड हो रही है। करंट का डिवीजन रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में है। देन इसमें एक पॉइंट और आता है कॉल्ड कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब क्या है कि जैसे मार्केट में अगर तुम रेजिस्टेंस लेने जाओगे तो वो रेजिस्टेंस तुमको वैल्यूज के हिसाब से नहीं दे पाएगा दुकानदार। वो यही बोलेगा कि ये तुम्हारे सामने पड़े हुए हैं, इसी में से छांट लो जो तुम्हें चाहिए। बेसिकली मतलब ये है कि उस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो उस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं लिखी होती है, तो उसको बल्कि कोड्स में लिखा होता है। ठीक है, तो वो कोडिंग हमको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। कोडिंग क्या होती है, कोडिंग कैसे काम करती है। तो देखो इसमें तो खैर मैंने बहुत डिटेल में ले लिया है। नॉर्मली तुम्हारे बुक में तो सिर्फ यही वाला रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जो दिया है वो यही वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम पहला समझो। पहले तो देखो जो भी रेजिस्टेंस होगा, ये तुम्हारे सामने रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस पे तुमको कुछ बैंड्स नजर आएंगे, कलर बैंड, और ये वो कलर बैंड है। देखो ध्यान से, तो ये जो पहला वाला रेजिस्टेंस मैंने लिया है ये 4 बैंड कलर कोड वाला रेजिस्टेंस है। इसमें से जो पहले 3 बैंड होंगे, पहले 3 बैंड हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएंगे, और ये जो लास्ट वाला बैंड है ये हमको ये बताएगा कि उस वैल्यू में एरर कितना है, मतलब वो जो वैल्यू है उसमें कितना टॉलरेंस है, उसमें कितना एरर पॉसिबल है, 5%, 10% एंड सो ऑन। तो अब करना क्या है कि जो पहला वाला बैंड है, ठीक है, अब हर एक कलर के हिसाब से इनके नाम है, तो ये नाम देख लो, नाम और ये नंबर ये हमको याद रखने हैं। ये सभी में सेम ही लिखा हुआ है, ये अलग अलग नहीं है। ठीक है ना, ये तीनों डिजिट के लिए सेम है, ये सेम ही पॉइंट सेम ही है, ये अलग अलग नहीं है। तो पहला ब्लैक ब्राउन, ब्लैक के लिए 0 है, ब्राउन के लिए 1 है, रेड के लिए 2 है, ऑरेंज 3 है, येलो 4 है। ठीक है ना, अब इसको तुम्हें सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा। बी रॉय, वो याद करने का तरीका है बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन एंड वेरी गुड वाइफ। सीक्वेंस तुम्हें याद रखनी है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो ये पहला वाला 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब देखो जो पहला वाला एग्जाम्पल हमारे सामने दिया हुआ है, ठीक है, पहले एग्जाम्पल में देखो पहला कौन सा है, ब्राउन है, ठीक है, फिर ब्लैक है, ठीक है, और फिर ऑरेंज है। तो ब्राउन का मतलब हुआ कौन सा कलर, ब्राउन हो गया 1, ठीक है, फिर ब्लैक मतलब 0, तो ये इसकी वैल्यू हो गई, पहली 2 डिजिट इसकी वैल्यू बताएंगे, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट। और ऑरेंज हमको ये बताएगा कि 10 की पावर क्या है। तो ऑरेंज का मतलब हुआ कौन सा कलर, ऑरेंज हो गया 3, तो ये हो गया 10 पावर 3।
तो ये एक तरह से 10 इंटू 10⁻³ ओम का रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग 10 किलो ओम बोल सकते हैं। और लास्ट वाला जो है ये हमको ये बताएगा कि इसमें एरर क्या कितना है। तो लास्ट वाला बैंड जैसे गोल्ड बैंड दिया हुआ है, गोल्ड कलर का है, तो गोल्ड इज फॉर, तुम्हें ये 3 याद रखने हैं, ज्यादा नहीं। एनसीईआरटी में सिल्वर दिया हुआ है, गोल्ड दिया हुआ है और नो कलर दिया हुआ है। तो नो कलर का मतलब है कि 0। तो गोल्ड के केस में 5% है, तो इसका मतलब होगा ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 किलो ओम एंड प्लस माइनस 5%। ठीक है, याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड में और जेई मेन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आ चुका है और एकदम फ्री के ही मार्क्स होते हैं। ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए, इसमें क्या गलत होगा। ठीक है ना, तो मैं ये 5 बैंड और 6 बैंड बस लिख लो, कोई जरूरत नहीं है। 5 बैंड में पहली 3 जो है वो डिजिट्स हो जाती हैं, चौथा वाला मल्टीप्लायर हो जाएगा। और 6 बैंड अगर होता है तो उसमें लास्ट वाली जो वैल्यू है वो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बताएगा। ठीक है ना, पीपीएम का मतलब है यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है ना, तो एक तरह से बोल सकते हैं इंटू 10⁻⁻6 है, मल्टीप्लायर है 10⁻⁻6। बोलो, क्लियर है ये? सर एक बार सेकंड वाला एग्जांपल भी सॉल्व करके दिखा दीजिए। सेकंड वाले एग्जांपल में देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है। देखो पहला वाला येलो है। तो येलो के लिए क्या हो जाएगा, येलो के लिए हो गया 4। ठीक है, फिर है इसमें वॉयलेट, वॉयलेट के लिए हो गया 7 और फिर है ग्रीन, तो ग्रीन के लिए हो गया 5। देखो, ठीक है, तो ये सर आ गया। 425 इंटू, और लास्ट वाला है मल्टीप्लायर है रेड, रेड का मतलब हुआ कितना, 10⁻² होगा। ठीक है ना, देख लेना तुम्हारे स्कूल बुक में क्या कितना दिया हुआ है, बस उतना ही याद रखो। ठीक है ना, होते हैं 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड, तो मैंने तीनों ही बता दिए। इसमें ये लिखना है कि अगर नो कलर है, नो कलर का मतलब है 0% टॉलरेंस में, सिल्वर, गोल्ड एंड नो कलर। नो कलर भी रहता है और वाइट भी रहता है। ठीक है, अब हमको आगे कुछ डिस्कशन, हमको काफी सारा रेजिस्टेंस के ऊपर करना है, रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन, रेजिस्टेंस के टाइप, कब सीरीज हैं कब पैरेलल में, इस तरह के। तो देखते हैं एग्जांपल।
ठीक है, सपोज ये हमारे पास रो रेजिस्टिविटी का एक स्लैब है, इसका ये साइड ए है, ये साइड इसका बी है, और ये थिकनेस इसकी सी है। तो हमें इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी, देन बिटवीन सी एंड डी। बताओ, व्हाट इज रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, व्हाट इज रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। एक स्लैब है, रो इसका रेजिस्टिविटी रो गिवन है। मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लिया है कि जब हम रेजिस्टेंस को लिखते हैं ना रो एल अपॉन ए, तो एल क्या होता है, ए क्या होता है, ये बिल्कुल माइंड में विजुलाइज कर लेना ठीक से। व्हाट इज एल, व्हाट इज ए। तो ऐसे सोचो कि भाई अगर जैसे करंट एक तरफ से एंटर हुई, तो करंट जो डिस्टेंस ट्रैवल करने वाली है उस कंडक्टर के अंदर, जो लेंथ ट्रैवल करने वाली है, उसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं। और जब करंट एंटर हुई तो उसको सामने जो एरिया नजर आ रहा था, जिसमें से एक साथ चार्ज डिवाइड हो गया, दैट इज टेकन एज एरिया। मतलब एंटर हुए तो दरवाजे का एरिया क्या है, और फिर हमें लेंथ कितना ट्रैवल करना पड़ा दूसरे दरवाजे तक पहुंचने के लिए, तो वो लेंथ है। तो जब हम बोलते हैं टर्मिनल ए एंड बी, तो मतलब ऐसे समझो कि ए से करंट एंटर हुई है, तो उसको डोर साइज क्या नजर आ रहा है, एंड देन व्हाट इज द डिस्टेंस इट हैज टू ट्रैवल, वही डिसाइड करेंगे व्हाट इज एल, व्हाट इज ए। तो ये बात विजुलाइज कर लेना तो एकदम आसान हो जाएगा आगे की सारी चीजें। हाँ, बता सकते हो अब क्या आएगा आर ए बी की वैल्यू। रो ए अपॉन बी। तो ये हो जाएगा रो ए अपॉन बी सी। बोलो, कर लिया ना सभी ने। और नेक्स्ट वाला यस सर, रो सी अपॉन ए बी। ये हो जाएगा रो सी अपॉन ए बी। तो है क्या, रेजिस्टिविटी उसका स्लैब का सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस क्योंकि फिजिकल डायमेंशंस पे भी डिपेंड कर रहा है इसलिए चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करना, फाइंड परसेंटेज चेंज in resistance of a wire when it is pulled to increase its length, A part में to twice, B part में increase its length by 1% and C part में increase in its length by 10%। देखो, एक वायर है, उसको हमने खींच के उसका लेंथ बढ़ाया है, एक बार ट्वाइस किया है, एक बार 1% बढ़ाया और एक बार 10% बढ़ाया, तो हमें करस्पॉन्डिंग चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, इंक्रीज और डिक्रीज। देखो, अगर लेंथ को तुम पुल करके बढ़ा रहे हो तो ध्यान रखना उसका क्रॉस सेक्शन कम होगा, ठीक है ना, और वो दोनों ही इफेक्ट रेजिस्टेंस में पड़ेंगे। तो इनफैक्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि लेंथ इनटू एरिया जो है वो कांस्टेंट कर सकते हैं। तो अगर हम लेंथ को डबल कर रहे हैं तो इसका मतलब कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हाफ हो जाएगा। तो
आर डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी, रो एल, एल की जगह आएगा 2l और एरिया की जगह आएगा a/2। तो तुम ध्यान से देखो ये 4 टाइम्स r हो जाएगा। तो ऐसे बोल सकते हैं हेंस इंक्रीजेज बाई कितना लिखेंगे 300%। ठीक है, ए पार्ट के लिए। बी पार्ट में रेजिस्टेंस लिखेंगे रो एल बाई ए। अब देखो 1% का जो इंक्रीज है वो स्मॉल इंक्रीज है, और स्मॉल इंक्रीज के केस में हम लोग थोड़ा बहुत कैलकुलस यूज कर सकते हैं। तो अगर कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तो ये बनेगा डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल माइनस डेल्टा ए बाई ए। और एक रिलेशन हमारे पास ये होगा कि एल इंटू ए जो है वो कांस्टेंट है। तो यहां से आ जाएगा, तुम्हें मिलेगा कि डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा ए बाई ए को माइनस डेल्टा एल बाई एल रख दो, तो डेल्टा आर बाई आर बन जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा एल बाई एल। तो ये 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा, यानी कि प्लस 2%। तो ये 2% इंक्रीज हो रहा है। और सी पार्ट में, अब सी पार्ट में क्योंकि 10% है तो 10% को हम स्मॉल नहीं ले सकते हैं, तो हमें कन्वेंशनल मेथड से ही चलना पड़ेगा। तो रो एल डैश अपॉन ए डैश, तो यहाँ से एल डैश की जगह आएगा एल, 10% इंक्रीज करेंगे तो ये 1.1 हो जाएगा, और ए डैश की जगह हो जाएगा ए अपॉन 1.1। तो देखो यहाँ से ये आएगा 1.1 होल स्क्वायर टाइम्स आर, यानी कि 1.21 टाइम्स आर। तो हेंस इंक्रीजेज बाई 21%। देख लो एक बार। निकालिए थे ये आंसर। सर बस थर्ड वाला 20 निकाला था। हाँ, तो वो कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा वो एकदम क्लियर रखना। कैलकुलस वाला मेथड हम लोग लगा सकते हैं 5% तक, 6% तक, ठीक है ना। 10% में भी लगा सकते हैं, बट ये है कि तुम जहां जितना ज्यादा बढ़ते जाओगे एग्जैक्ट आंसर से उतना गैप बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। यस सर। ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं इसमें।